हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का करंट अफेयर में सीरीज चल रही थी भारत के 2021-22 के प्रमुख घटनाक्रम, तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट किए थे। तो जिन लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो पिछले पार्ट्स को देख सकते हैं। इस वीडियो पार्ट में हम लोग बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया गया है, 11 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का निर्णय लिया। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा परिचालन क्षमता में सुधार और तस्करी रैकेट पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। इसके मुख्य बिंदु जो है वो हम लोग देखते हैं। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र में पंजाब, असम और पश्चिमी बंगाल में 35 किलोमीटर तक का दायरा बढ़ा दिया गया है। वहीं गुजरात में 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर कम कर दिया गया है। और पंजाब और असम पश्चिमी बंगाल में जो पहले 15 किलोमीटर था, 35 किलोमीटर और बढ़ाया गया, तब जाके कंप्लीट हुआ 50 किलोमीटर। तो मतलब इसके पहले जो अधिकार क्षेत्र में बीएसएफ के था वो 15 किलोमीटर का था। नेक्स्ट जो है मुख्य बिंदु जो है इसके अंतर्गत, विदित हो कि सीमा सुरक्षा बल को अब अपने अधिकार क्षेत्र के में तलाशी ले सकता है, जब्ती कर सकता है और संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकता है। और यह सीमा सुरक्षा बल जो है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में 50 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत वह उसमें तलाशी ले सकता है, कोई भी चीज हो उसको जब्ती कर सकता है और संदिग्ध जो होते हैं उनको गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार क्यों किया गया। इसके अधिकार क्षेत्र को विस्तार करने का क्या कारण हम लोग देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल के सुझावों के बाद सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। यानी इसके पहले का जो अधिनियम चल रहा था सीमा सुरक्षा बल में, वह 1968 के तहत था। अब उसमें बदलाव किया गया 1968 में। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य जो है, इन राज्यों में बीएसएफ के संचालन क्षेत्राधिकार को एक समान रखना है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, लक्षद्वीप में विकासात्मक परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट मुख्य हम लोग देखते हैं। हाल ही में लक्षद्वीप समूह के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल द्वारा लाए गए कई प्रस्तावों पर इस केंद्र शासित प्रदेश में विरोध की सुर सुनाई दिए हैं। प्रस्तावित विधान क्या है, लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन 2021। दूसरा है असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम विनियम पासा लाया गया। तीसरा है लक्षद्वीप पंचायत विनियम 2021 और चौथा है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियम 2021। लक्षद्वीप की सामाजिक व्यवस्था क्या है, यहाँ पर समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक है और ये इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। लक्षद्वीप समूह भारत के 3 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों भूमि, लैगून और महासागर के साथ एक विशाल और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट जो है, मत्स्य पालन यहाँ का प्राथमिक व्यवसाय है। यानी लक्षद्वीप का जो प्राथमिक व्यवसाय है वो मत्स्य पालन है। मिनिकॉय को छोड़कर भाषा मलयालम है। यानी मिनिकॉय द्वीप को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे लक्षद्वीप की भाषा जो है वो मलयालम है। मिनिकॉय में महल बोली जाती है और मिनिकॉय द्वीप में जो है वो महल भाषा बोली जाती है, जो मालदीव की 17वीं शताब्दी की दिवेही जैसी भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नारियल पेड़ मुख्य कृषि फसल है और मत्स्य पालन मुख्य आर्थिक गतिविधि है। नेक्स्ट पॉइंट है, भट्टेलठ अपनी भारी संस्कृत घटक के साथ प्रयोग की जाने वाली सबसे प्रारंभिक लिपि थी। यानी लक्षद्वीप में जो है भट्टेलठ जो है वो सबसे प्राचीन लिपि है। लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इन अधिनियमों का, वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, लक्षद्वीप के लोगों ने बीफ उत्पादन को खरीदने या बेचने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासक का विरोध किया है। दूसरा जो है,
असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम विनियमन यानी पासा के तहत जो है किसी को भी बिना कारण के 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है, जबकि यहाँ अपराध दर बहुत कम है। नेक्स्ट है पर्यटन के लाभ के लिए शराब पर प्रतिबंध को रद्द करने की भी द्वीपवासियों द्वारा आलोचना की गई है। नेक्स्ट है साथ ही प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में द्वीप जाने वाले यात्रियों की अनिवार्य क्वारंटाइन को भी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है मसौदा पंचायत नियमन 2021 के तहत प्रशासन का लक्ष्य 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को ग्राम पंचायत का सदस्य बनने से रोकना, इसका विरोध किया गया है। हालांकि जिनके पहले से ही 2 बच्चे से अधिक बच्चे हैं, विनियम उन्हें अयोग्य नहीं ठहरा सकता, बशर्ते नियम के लागू होने की तारीख के बाद उनके और बच्चे ना हों। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है हमारा घटनाक्रम का, वह सोशल मीडिया एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म का नियमन। वर्ष 2021 में सोशल मीडिया एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म में सूचना एवं प्रौद्योगिकी नियमों की डेडलाइन को बढ़ाने का आग्रह सरकार ने किया है। इससे पूर्व भारत सरकार ने सोशल मीडिया एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म हेतु गाइडलाइन जारी की थी। इसको लेकर केंद्र सरकार लंबे समय से प्रयासरत थी। नेक्स्ट है गाइडलाइन के प्रमुख प्रावधान क्या है इसमें। सोशल मीडिया कंटेंट को नियमित करने हेतु यूजर्स के स्वैच्छिक वेरिफिकेशन, अनुपालन अधिकारी एवं शिकायत अधिकारी का प्रावधान किया गया है। दूसरा मुख्य बिंदु जो इसके अंतर्गत है, गौरतलब है कि इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस फ्रॉम डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने पर केंद्रित है एवं इसके तहत व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर तथा अन्य सोशल मीडिया कंपनियों तथा नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एवं अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे मंचों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग के लिए कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। तीसरा मुख्य बिंदु जो इसके अंतर्गत है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा अधिकारियों के साथ 24 घंटे एवं 7 दिन सहयोग करने के लिए एक नोडल पर्सन की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट मुख्य बिंदु जो है, यदि कोई उपयोगकर्ता सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या ट्विटर पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट डालता है तो सरकारी आदेश के बाद उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। भारत का सोशल मीडिया बाजार। गौरतलब है कि भारत में 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर, 40 करोड़ फेसबुक यूजर, 1 करोड़ 40 लाख इंस्टाग्राम यूजर एवं ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है भारत का, इसलिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रस्तावित करेगी। यानी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसको प्रस्तावित करेगी। यह शिक्षा नीति यानी 2020 वाली जो शिक्षा नीति है, कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद जो है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। नवीन शिक्षा नीति से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं। 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 का मोड। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम में परिवर्तन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम में क्या परिवर्तन किया गया हम लोग देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दे दी गई है। दूसरा पॉइंट जो है, NEP 2020 के तहत MHRD के नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा सिखाने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है।
नेक्स्ट है मुख्य बिंदु जो NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट मुख्य बिंदु जो है NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2020 में उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट मुख्य बिंदु जो इसके अंतर्गत है NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद जो है वो शोध का साथ स्नातक। भारत में प्रशासनिक एवं संगठन परिवर्तन, सहकारिता मंत्रालय का गठन। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने सरकार में समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनिक एवं नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदला गया। नवंबर 2020 में जो है जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर अब पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। उद्देश्य जो इसका नाम बदलने का था, मंत्रालय का नाम बदलने का उद्देश्य इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में लगातार विस्तार किया जाना है। अधिकांश विकसित होती अर्थव्यवस्था में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। भारत में जहाज रानी मंत्रालय बंदरगाहों तथा जलमार्गों से संबंधित बहुत से काम कर रहा है। ज्ञातव्य है कि नाम में स्पष्टता के साथ ही काम में भी अधिक स्पष्टता आएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदला। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्यों बदला गया, ये चीज हम लोग देखते हैं। अगस्त 2020 में भारत के राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी प्रदान की। गौरतलब है कि यह बदलाव जो इसलिए किया गया ताकि मंत्रालय ज्यादा स्पष्टता और फोकस के साथ अपने काम को परिभाषित कर सके। हालांकि आजादी के बाद इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, लेकिन वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान जो है 1985 में जो है शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग। मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग का गठन किया गया है। तो इसके गठन के क्या कारण थे या मुख्य बिंदु क्या है हम लोग देखते हैं। तो वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र का टिकाऊ और केंद्रित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय में एक अलग मत्स्य विभाग बनाने की अधिसूचना जारी की। अभी तक मत्स्य पालन क्षेत्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग का हिस्सा था। ध्यातव्य है कि सरकार ने वर्ष 1961 में व्यवसाय आवंटन नियमों में संशोधन करके मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग बनाया है। विभाग का उद्देश्य मछली पकड़ने और मत्स्य पालन का संवर्धन एवं विकास, समुद्री और क्षेत्रीय जल के आगे निर्धारित सीमा तक और इसकी संबद्ध गतिविधियों का संवर्धन और विकास है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय के बारे में। क्या है जल शक्ति मंत्रालय के बारे में जानते हैं। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जल शक्ति नामक एक नए मंत्रालय की स्थापना की। इसे पेयजल और
स्वच्छता मंत्रालय के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालयों के विलय द्वारा बनाया गया है। यानी जल शक्ति मंत्रालय जो बनाया गया है वो उसे पेय और स्वच्छता मंत्रालय के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालयों के विलय के द्वारा बनाया गया। नल से जल हर घर तक पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना सरकार के जल जीवन मिशन का एक घटक होगा। जल संबंधी सभी कार्यों का विलय इस मंत्रालय में किया गया है। वर्तमान में कई केंद्रीय मंत्रालय हैं जो जल संबंधी अलग अलग कार्यों का निर्वहन करते हैं, जैसे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देश की अधिकांश नदियों के संरक्षण का काम सौंपा गया है। नेक्स्ट दूसरा मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत जो है, मंत्रालय 2024 तक भारत के हर घर में पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश का विलय, यानी दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को विलय जो हुआ है उसके बारे में जानते हैं। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय दादर नगर हवेली दमन दीव यानी दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश का विलय किया गया। अधिनियम 2019 के माध्यम से कर दिया गया। भारत में अभी तक 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली के विलय के बाद इनकी संख्या 8 हो गई है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन के मुख्य बिंदु जो है, अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होने के कारण 31 अक्टूबर का प्रतीकात्मक महत्व है, इसीलिए इस दिन को दोनों नवगठित संघ शासित प्रदेशों में नौकरशाही के स्तर पर कामकाज की शुरुआत के लिए चुना गया है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो मुख्य राज्य के विधायी पुनर्गठन का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य के 153 कानूनों को निरस्त किया गया है और 166 कानूनों को यथावत रखा गया है। इसके बाद ऐसे अधिनियमों को निरस्त करने का कार्य किया जाएगा जो संपूर्ण भारत में तो लागू होते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस। एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस के अंतर्गत 27 मई 2021 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एक डिजिटल स्वास्थ्य इंटरफेस शुरू करने की घोषणा की गई। मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत जो है, एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस भारत में डिजिटल स्वास्थ्य के लिए एक खुला और इंटर ऑपरेबल आईटी नेटवर्क है। दूसरा मुख्य बिंदु जो है, यूएचआई की परिकल्पना देश में नवीन स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के कुशल उपयोग के साथ एक डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक क्रांति लाने के लिए की गई है। नेक्स्ट है यूएचआई निजी और सार्वजनिक एप्स को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा बनाने में सक्षम बनाया गया। इंटरफेस यह सुनिश्चित करेगा कि केवल सत्यापित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ही एनडीएचएम का हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास के बारे में हम लोग जानते हैं। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना की समीक्षा की, जिसकी नींव जो है वो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के नाम से नींव रखी थी। सेंट्रल विस्टा स्कीम के तहत जो है वो नई संसद एवं कुछ अन्य केंद्रीय सरकारी दफ्तरों का निर्माण किया जाएगा। विदित हो कि वर्ष 2019 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का खाका प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रस्तावित कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, नए संसद भवन का निर्माण जो त्रिकोणीय होगा। दूसरा है केंद्रीय सचिवालय का निर्माण। तीसरा है राजपथ में परिवर्तन। चौथा है नॉर्थ व साउथ ब्लॉक का
संग्रहालय में परिवर्तन। और पांचवा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थानांतरण। इस परियोजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के व्यय होने की संभावना है। नए संसद भवन बनाने के क्या कारण है हम लोग जानते हैं। उल्लेखनीय है कि 2026 में लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन होगा, जिसके बाद लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थिति में पुराने संसद भवन में जगह की कमी पड़ सकती है, जिसके विकल्प के रूप में नया संसद भवन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे लोगों का, वो युद्ध इतिहास की अवर्गीकरण संबंधी नीति। युद्ध इतिहास की अवर्गीकरण संबंधी नीति की प्रमुख चीजें जो हम लोग जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय के युद्ध एवं ऑपरेशन संबंधी इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण, संकलन और प्रकाशन पर एक नीति को मंजूरी दी है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है इस नीति के हम लोग जानते हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत प्रत्येक संगठन को युद्ध संबंधी और ऑपरेशन संबंधी विभिन्न रिकॉर्ड्स जैसे युद्ध डायरी, कार्यवाही पत्र और ऑपरेशन रिकॉर्ड बुक आदि को रक्षा मंत्रालय के इतिहास विभाग को उचित रखरखाव, अभिलेखीय और इतिहास लेखन हेतु स्थानांतरित करना होगा। दूसरा मुख्य बिंदु जो है इसके अंतर्गत, इतिहास विभाग युद्ध और संचालन इतिहास के संकलन, अनुमोदन और प्रकाशन के दौरान विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा। तीसरा मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत जो है, युद्ध और ऑपरेशन इतिहास के संकलन के लिए यह नीति रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का प्रावधान करती है, जिसमें आवश्यकता के अनुसार तीनों सेवाओं, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ देश के प्रमुख सैन्य इतिहासकार भी शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता पर बहस। फर्स्ट है इसके अंदर, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020। 2 मार्च 2021 को हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी। गौरतलब है कि इससे पूर्व नवंबर 2020 में हरियाणा विधानसभा ने राज्य में 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने हेतु हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 पारित किया। विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है हम लोग जानते हैं। प्रत्येक नियोक्ता को ऐसे पद पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा जिनका संकलन मासिक वेतन व मजदूरी 50,000 रुपए अथवा सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित वेतन से अधिक न हो। दूसरा है, झारखंड में निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण हेतु विधेयक। झारखंड विधानसभा में झारखंड राज्य के स्थानीय लोगों के नौकरी के लिए जो है नियोजन विधेयक 2021 पास नहीं हो सका। यह विधेयक निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण लागू करने के लिए तैयार किया गया था। सबने कहा कि राज्य सरकार का यह विधेयक राज्य हित में है, लेकिन इसमें कई बिंदुओं पर संशोधन इसलिए जरूरी है ताकि कंपनियां कहीं से भी मुकरने की स्थिति में ना रहें। तीसरा है, मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार में आरक्षण। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की। सरकार इसके लिए जल्द कानून में बदलाव करेगी। गौरतलब है कि 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। दूसरा मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत जो है, ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों को लुभाने के लिए ऐसी घोषणा की है। इसमें पहले भी तमाम राज्य सरकारें ऐसी घोषणाएं करती रही हैं। कुछ टिप्पणियां हैं, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। जनगणना 2021 सितंबर 2022 तक स्थगित। हाल ही में केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। विदित हो कि इससे पूर्व दिसंबर 2021 में जिलों, उपजिलों, तालुका, तहसीलों, पुलिस स्टेशनों आदि की सीमाओं को फ्रीज करने के कार्य को जून 2022 तक के लिए
स्थगित कर दिया गया था। जनगणना के संचालन के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को कम से कम 3 महीने पहले फ्रीज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों की योजना लंबित। दिसंबर 2021 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की कि सरकार ने राज्य में 3 राजधानी बनाने वाले कानून को वापस ले लिया है, जिसमें विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी थी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी और अमरावती विधायी को राजधानी बनाना था। आंध्र प्रदेश सरकार ने के अनुसार 3 राजधानियों की योजना पूरी तरह से रद्द नहीं की गई है, बल्कि इसे टाल दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में विकेंद्रीकृत विकास की मंशा को गलत तरीके से पेश किया गया, जिसमें कानूनी अड़चनें पैदा हुई और सरकार के खिलाफ अदालती मामले दर्ज कराए गए। नेक्स्ट मुख्य बिंदु जो है 27 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की 3 राजधानी अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट है हमारा करतारपुर साहिब गलियारा खुला। पाकिस्तान में स्थित सिखों के सबसे पूजनीय तीर्थस्थल तक जाने के लिए करतारपुर साहिब गलियारे को नवंबर में खोला गया। करतारपुर गलियारा जो है वो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के अंतिम विश्राम स्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान को पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नामक गुरुद्वारे से जोड़ता है। कोविड-19 के प्रकोप के बाद मार्च 2020 से रुकी हुई तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने की घोषणा श्री गुरु नानक देव की जयंती से 3 दिन पहले की गई। इसके अंतर्गत और मुख्य पॉइंट भारत ने 24 अक्टूबर 2019 को जो है पाकिस्तान के साथ करतारपुर गलियारा साहिब समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत सभी धर्मों के भारतीय तीर्थयात्रियों को 4.5 किलोमीटर लंबी मार्ग के माध्यम से साल भर वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गलियारे का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखते हैं लखीमपुर खीरी कांड। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स यह पॉइंट जो है जो यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था। 3 अक्टूबर 2021 को घटित इस घटना में 4 किसान सहित 8 लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत एसआईटी की जांच के अनुसार इस कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा समेत 14 अपराधियों को अब आईपीसी की धारा के अनुसार गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का मुकदमा चलेगा। उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी ने इस मामले में आईपीसी की धारा 279, 338 और 304(4)(a) को हटा दिया है और आईपीसी की धारा 307, 326 और 34 और धारा 325-30 शस्त्र अधिनियम को जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तीर्थस्थल घोषित। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कान्हा की नगरी मथुरा के तीर्थ क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर श्री कृष्ण जन्मस्थान के 10 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वो तीर्थस्थल घोषित कर दिया गया है। इसकी परिधि में मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्ड आएंगे। 70 वार्ड वाले मथुरा नगर निगम के 7 वार्ड जो है वो तब वृंदावन नगर पालिका का प्रदेश सरकार में तीर्थस्थल घोषित कर चुकी है। इसके अलावा वर्ष 2017 में बरसाना, 2018 में गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, राधाकुंड व बलदेव को प्रदेश सरकार ने तीर्थस्थल का दर्जा दिया है। नेक्स्ट हमारा है भास्करब्द। भास्करब्द के अंतर्गत हम लोग जानते हैं अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने घोषणा की कि लूनी सोलर कैलेंडर भास्करब्दा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में
उपयोग किया जाएगा। विदित हो कि वर्तमान में असम सरकार द्वारा शक कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता था। गौरतलब है कि भास्कराब्द कैलेंडर में युग की शुरुआत 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक भास्कर वर्मन के स्वर्गारोहण की तारीख मानी जाती है। यह लूनर और सोलर वर्ष दोनों पर आधारित है। यह तब शुरू हुआ जब भास्कर वर्मन को कामरूप साम्राज्य का शासक बनाया गया। विदित हो कि भास्कराब्द और ग्रेगोरियन के बीच 593 वर्ष का अंतर है। भारत बना 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने अपने सभी नागरिकों को कोरोना रोधी टीके की 100 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई है। भारत में टीकाकरण अभियान शुरू होने के लिए सिर्फ 9 महीने के अंदर ही इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है। टीकाकरण मुहिम की शुरुआत जो है वो 16 जनवरी 2021 को हुई थी और इसके पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जो है वो देश में टीकाकरण मुहिम शुरू होने के 276 दिन के बाद उसे 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में लगे थे। उल्लेखनीय है कि कुल टीकाकरण में 12% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट हमारा है बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसके अंतर्गत क्या चीजें हम लोग जानते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी को जो है विशेष डिग्री के रूप में मान्यता देने की अधिसूचना जारी की गई है। इस डिग्री की अवधि जो है न्यूनतम 5 वर्ष रखी गई है। इसमें प्रवेश की योग्यता जो है वो 10+2 निर्धारित की गई है। सोवा रिगपा भारत के हिमालयी क्षेत्र में तिब्बती या आमची नाम से जानी जाने वाली एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई और भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और रूस जैसे देशों में लोकप्रिय रूप से प्रचलित है। सोवा रिगपा के अधिकांश सिद्धांत और व्यवहार जो है वो आयुर्वेद के समान है। तिब्बत के युथोग योंटेन गैम्पो को सेवा रिगपा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है खाद्य संग्रहालय। हाल ही में तमिलनाडु में तंजावुर में देश के पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इस खाद्य संग्रहालय को भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम द्वारा 1.10 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ध्यातव्य है कि तंजावुर भारतीय खाद्य निगम जो है यानी FCI का जन्म स्थान भी माना जाता है, जहां 14 फरवरी 1965 को इसके पहले कार्यकाल का उद्घाटन किया गया था। यह संग्रहालय खानाबदोश शिकारी समूहों से सभ्यता की शुरुआत और अग्रणीय कृषि प्रक्रियाओं में मनुष्यों के विकास को प्रदर्शित करता है। साथ ही विभिन्न प्राचीन अनाज भंडारण विधियों, भंडारण संबंधी चुनौतियों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन संबंधी परिदृश्यों को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में भारतीय खाद्य निगम अब तक की यात्रा को भी डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया नाम। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया नाम जो है इसके अंतर्गत क्या हम देखते हैं। 16 जुलाई 2021 को जो है कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित एक आदेश के साथ ही कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी एंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया। दूसरा हमारा है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। प्रधान इसके अंतर्गत क्या चाहिए, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 इसके अंतर्गत क्या है हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 मार्च 2021 को जो है वो मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन के दौरान मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो है समुद्री नौवहन क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन हेतु केंद्र सरकार ने 10 साल तक खाका मैरीटाइम इंडिया विजन 2021 तैयार किया गया है। नेक्स्ट हमारा निट 2.0। निट 2.0 के अंतर्गत क्या चीजें हम लोग देखते हैं। फरवरी 2021 में जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग का दूसरा संस्करण 2.0 लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है इसका, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 2.0 का उद्देश्य शिक्षा प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक और निजी
पहल को एक साथ लाना और ऑनलाइन प्रशिक्षण को एक सामान्य मंच पर लाना है। गौरतलब है कि नीट के पहले संस्करण की घोषणा जो है वो 2019 में की गई थी। नेक्स्ट है गुलाब अभियान। गुलाब अभियान क्या है हम लोग जानते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में प्रवासी भारतीय संगठन के समूह द ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव डायस्पोरा ने 14 फरवरी 2021 को वैलेंटाइन दिवस पर अमेरिका में गुलाब अभियान की शुरुआत की। विदित हो कि द ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव डायस्पोरा ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए कृषि कानून को वापस लेने पर आग्रह करते हुए उन्हें ट्वीट कीजिए और उन्हें गुलाब भेजिए। भारतीय संसद के 100 वर्ष पूरे। भारतीय संसद के 100 वर्ष पूरे, इसके मुख्य बिंदु हम लोग जानते हैं। 12 फरवरी 2021 को जो है भारतीय संसद ने अपने निर्माण के 100 वर्ष पूरे कर लिए। उल्लेखनीय है कि 12 फरवरी 1921 को मौजूदा संसद की आधारशिला ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। मौजूदा संसद भवन का नक्शा प्रख्यात डिजायर सर रॉबर्ट वेकर ने सर एडविन लुटियंस के साथ मिलकर तैयार किया था। ये वही सर एडविन लुटियंस हैं जिन्होंने रायसीना हिल के आसपास की नई दिल्ली की बसावट का खाका खींचा था। नेक्स्ट हम देखते हैं चौरी चौरा का 100वां साल। हाल ही में चौरी चौरा के 100 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। 4 फरवरी 1922 को किसानों की एक भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरी की घटना कब घटी हुई थी, ये मेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 4 फरवरी 1922। कैबिनेट के 4 सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को दी मंजूरी। कैबिनेट ने 4 सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों को विलय को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा संचालित 4 फिल्म और मीडिया इकाइयों फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी का विलय राष्ट्रीय फिल्म निगम के साथ करने को मंजूरी दी है। ये 4 विभाग जो है वो इसके अंतर्गत विलय किए गए। नेक्स्ट हम देखते हैं टूल किट। टूल किट क्या है। इधर एक वर्ष में टूल किट से संबंधित कई मामले प्रकाश में आए हैं। बात चाहे दिसारावी मामले हो या फिर ग्रेटा थनवर्थ की, टूल किट का मामला खासा चर्चा में रहा। क्या होती है टूल किट। टूल किट किसी मुद्दे को समझाने के लिए बनाया गया एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होता है, जिसको किसी थ्योरी को प्रैक्टिकल रूप में समझाने के लिए बनाया जाता है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी आंदोलन या कार्यक्रम को शुरू करने और फिर उसका दायरा बढ़ाने के लिए कुछ कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं, उसी को टूल किट कहा जाता है। इस कंटेंट पॉइंट को जिस दस्तावेज में दर्ज किया जाता है उसे ही टूल किट कहते हैं। टूल किट को उन्हीं लोगों के बीच शेयर किया जाता है जिनकी मौजूदगी में आंदोलन का असर बढ़ने में मदद मिल सकती है। मूल रूप से यह किसी भी आंदोलन को ऑनलाइन चलाने की योजना होती है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं बोडो समझौता। बोडो समझौता क्या है। 27 फरवरी 2020 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों के बीच यह समझौता हुआ है। इस समझौते के माध्यम से बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कर दिया गया। बोडोलैंड टेरिटोरियल एंड एरिया डिस्ट्रिक्ट का विस्तार असम के कोकोराझार, चिरंग, बक्सा और उडलगिरी जिलों में है। मिशन सागर क्या है। 10 मई 2020 को भारतीय नौसेना के द्वारा जो है वो मिशन सागर की शुरुआत की गई। INS केसरी से मिशन सागर शुरू किया गया। मार्च 2021 में मिशन सागर के चौथे चरण के रूप में
भारतीय नौसैनिक जहाज जलाशय 14 मार्च 2021 को कोमोरोस 1000 मीट्रिक टन चावल लेकर पहुंचा। नेक्स्ट है 10 मई 2020 को कोविड-19 संबंधित आवश्यक दवाओं, मेडिकल असिस्टेंट टीम्स और लगभग 600 टन खाद्य पदार्थों के साथ INS केसरी के मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं। वर्ष 2021 में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट हेतु जो है वो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में 7 भारतीय नौसेना जहाजों अर्थात कोलकाता, कोच्चि, तलवार, टाइबर, ट्रिंकड, जलसो तथा एरावत को विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फील्ड, क्रायोजेनिक कंटेनर्स और संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट की शिपमेंट के लिए किया गया है। 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना द्वारा विदेश में भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के प्रयास में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 55 दिनों तक चला, जिसमें 3,992 भारतीय नागरिकों को भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री मार्ग से अपने देश वापस लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा समुद्र सेतु में हिस्सा लेने वाले पोत। ऑपरेशन समुद्र सेतु में कौन कौन से पोत हिस्सा लिए थे, तो INS जलसाव और 3 लैंडिंग शिप टैंक INS ऐरावत, INS शार्दुल और INS मगर ने इस मिशन में भाग लिया था। इस ऑपरेशन के तहत जो है 4 भारतीय नौसेना जहाजों ने मालदीव, श्रीलंका और ईरान से कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 23,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की थी। नेक्स्ट है महिलाओं का अस्थायी कमीशन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्प सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों को स्थानीय कमीशन देने के वर्ष 2010 में निर्गत दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा 10 वर्ष पूर्व दायरा अपील की सुनवाई करते हुए दिया। इसके फलस्वरूप स्थायी कमीशन प्रदान करने और औपचारिक मंजूरी पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। न्यायालय द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल 14 वर्ष से कम अवधि का सेवाकाल पूरी कर चुकी महिला अधिकारी ही नहीं, अपितु समस्त सेवारत अन्य महिला अधिकारी स्थायी कमीशन की हकदार होंगी। इसके साथ ही महिला अधिकारी गैर युद्धक क्षेत्र में कमांड पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगी। नेक्स्ट हमारा असम कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम 2 बच्चों की सीमा तय की। 21 अक्टूबर 2019 को असम मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि 1 जनवरी 2021 के बाद 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को राज्य में कोई स्थानीय नौकरी नहीं दी जाएगी। इस नई नीति के तहत यह शर्त किसी को सरकारी नौकरी देते वक्त ध्यान में रखी नहीं जाएगी, बल्कि नौकरी के अंत तक सभी को इस नीति के हिसाब से यह ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चे की संख्या 2 से अधिक ना हो। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग जानते हैं। देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। विदित हो कि यह विश्वविद्यालय अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में बनाया गया है। इस विश्वविद्यालय में कक्षा 1 से लेकर परास्नातक तक की कक्षाएं संचालित होंगी। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में शोध कार्य की भी सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है हमारा मौलवी अहमद उल्ला शाह फैजाबादी के बारे में जानते हैं। मौलवी अहमद उल्ला शाह फैजाबादी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नाम जो है वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मौलवी अहमद उल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखा गया। पूरी परियोजना में एक मस्जिद, अस्पताल, संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र और गरीबों के लिए सामुदायिक रसोई शामिल है और यह फैजाबादी को समर्पित होगी, जिनकी मृत्यु जो है वो 1857 के विद्रोह में हुई थी। 1857 के विद्रोह के बाद 2 साल से अधिक समय तक अवध को ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त रखने के लिए
उन्हें स्वतंत्रता के प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने नाना साहिब और खान बहादुर खान जैसे वीरों के साथ लड़ाई लड़ी थी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक में ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज ब्रूस मेल्सन और थॉमस सीटन के बार बार फैजाबाद का जिक्र किया गया है और उनकी बहादुरी और वीरता के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा रेजांगला वार मेमोरियल। रेजांगला वार मेमोरियल क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 18 नवंबर 2021 को रेजांगला वार की वर्सी पर रेजांगला में पुनर्निर्मित वार मेमोरियल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। विदित हो कि यह स्मारक लद्दाख के चुशुल में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि 18 नवंबर 1962 को जो है रेजांगला में चीन से युद्ध के दौरान 13 कमाऊ रेजिमेंट में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय सेना के चरणी कंपनी के 114 जवानों ने लगभग 2000 चीनी सैनिकों का बहादुरी से सामना किया, जिसमें से भारत के 98 सैनिक शहीद हो गए थे। तो फ्रेंड्स, यह हमारा भारत के प्रमुख घटनाक्रम 2021-22 के अंतर्गत जो घटित हुए वह पूरा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।